अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में लू की चेतावनी जारी की गई है। अप्रैल में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि कई राज्यों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। साथ ही साथ अप्रैल में अब तक 2 बार हीट वेव की स्थिति पैदा हो चुकी है। गर्मी का कहर इस कदर बरपा है कि घरों पर लगे सामान्य पंखे और कूलर ने काम करना तक बंद कर दिया है। झारखंड के बोकारो जिले में तो प्रचंड गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्कूल के समय में ही बदलाव कर दिया गया। पहले स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलते थे, लेकिन अब केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होती हैं। वहीं कक्षा 9 से ग्रेजुएशन तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चल रही हैं। चिलचिलाती गर्मी का यह आलम कोलकाता में भी देखने को मिल रहा है। सुबह होते ही इतनी तेज धूप निकल रही है कि धूप और हीट वेव ने लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है। किसी तरह 2 जून की रोजी रोटी के लिए लोग मजबूरन घर से बाहर निकल रहे हैं। प्लानिंग तो कुछ नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बहुत मुसीबत होगा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अभी तक तो ठंडा पानी भरोसा है, और एसी तो मस्ट है। अभी एसी के बिना तो रह नहीं सकते। झारखंड के रांची में भी चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से ज्यादा पानी पीने को कहा है। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बदलते मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बर्फीले इलाके में पाए जाने वाले पेंगुइन के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हीट वेव क्या होती है, जो लोगों के साथ साथ जानवरों की जान के लिए खतरा साबित होती है। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है, जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी इलाके में सामान्य से ज्यादा पहुंच जाता है, तो वहां गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसे हीट वेव या फिर आम बोलचाल की भाषा में लू कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे दिन और रात भी गर्म होते जा रहे हैं और हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं। हीट वेव की वजह से बीमारियां तो बढ़ती ही हैं, वहीं जान का खतरा भी बढ़ जाता है। इधर उलगुलान न्याय यात्रा के समापन में विपक्षी गठबंधन के करीब 14 दलों के नेता शामिल हुए और शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। इस रैली के मंच पर हेमंत सोरेन और केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां खाली रही। रैली में पहुंचे सभी नेताओं का स्वागत किया गया और मंच से तेजस्वी यादव ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया, भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। तो वही आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। इस रैली में विपक्षी गठबंधन के तमाम दलों के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। विपक्ष की इस रैली में इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी सरकार को घेरा। यही नहीं, जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कल्पना सोरेन ने जेल में बंद अपने पति और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के गारंटी वाले बयान पर तंज कसा। देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो गारंटी चाहते हैं। दरअसल उलगुलान जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए एक आंदोलन था, जिसे विपक्ष ने अपने कैंपेन से जोड़ा है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। 2014 और 19 में राजस्थान में क्लीन स्वीप के बाद अब जीत की हैट्रिक लगाने के मकसद से आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन राजस्थान के जालौर पहुंचे और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता मैदान छोड़ चुके हैं। तब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने।
जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कांग्रेस को उनके पापों की सजा दे रहा है। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। जालौर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है और यहां से बीजेपी ने इस बार लुम्बा राम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। राजस्थान के जालौर के बाद प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जनसभा की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति मुसलमानों को बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। इधर मिशन बिहार पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला और बिहार के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद खत्म किया, देश को सुरक्षित किया और आतंक को खत्म किया, जबकि इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं बिहार राजस्थान को कश्मीर से क्या मतलब। इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। साथ ही अमित शाह ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश के कामों की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। पिछले 10 दिन में अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सीएए को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सीएए समेत 5 नए कानूनों को समाप्त कर देंगे, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून 2019 सबसे ऊपर है। Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. वहीं दूसरी ओर एनडीए ने चिदम्बरम के इस बयान पर निशाना साधा है। ये बात करते हैं सीएए को समाप्त करेंगे, ये देश का कानून है और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि सीएए को समाप्त कर सके। चिदम्बरम जी दिवास्वप्न देख रहे हैं। जब सत्ता में आएंगे ही नहीं तो फिर ऐसी बातों का मतलब क्या है? दरअसल मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख सकता है। चिदम्बरम ने जिन कानून को समाप्त करने की बात कही है उसमें नागरिकता संशोधन कानून 2019, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य कानून शामिल है। केंद्र सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद देश में हर साल लाखों लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक साल 2022 में रोड एक्सीडेंट की वजह से 1,68,491 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 2021 में 1,53,972 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह साल 2020 में भी 1,38,383 लोगों की मौत अलग अलग सड़क हादसों की वजह से हो चुकी है। वहीं साल 2019 में 1,58,984 लोग सड़क हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह साल 2018 में भी 1,57,593 लोगों को सड़क हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बिहार के कटिहार में जनसभा के दौरान लालू यादव पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। इस दौरान उन्होंने कई निजी हमले भी किए, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। और नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू यादव परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के कारण लालू प्रसाद यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी, फिर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अब वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं, जिस पर लालू यादव के परिवार ने जोरदार पलटवार किया। हम तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। नीतीश कुमार इससे पहले जब महागठबंधन के साथ थे तो बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा था। इधर नीतीश कुमार के बयान का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की नसीहत पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में जब जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी लागू करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। जो नसीहत दे रहे हैं लालू जी, उसे संज्ञान में अब लेकर के भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाले दिन में जब कॉमन सिविल कोड हम लागू करेंगे तब इसकी आवश्यकता मस्ट होगी, देश में इसकी जरूरत है। नीतीश कुमार के बयान से सियासत तेज हो गई है, लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने बिश्नोई ब्रदर्स को आरोपी बनाया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को वांटेड घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में 3 नई धाराएं भी जोड़ी हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 506(2) यानी धमकी देना, धारा 115 यानी उकसाना और धारा 201 यानी सबूत नष्ट करना शामिल है। जानकारी दी गई कि बड़ी ही जल्द अनमोल बिश्नोई को लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। जबकि अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ भी कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई के कनाडा या फिर अमेरिका में छिपे होने की संभावना है। मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को वांटेड इसलिए बनाया है क्योंकि सलमान खान के घर के पास फायरिंग उसी के इशारे पर हुई थी। खुद अनमोल बिश्नोई ने घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनमोल बिश्नोई नाम का यह फेसबुक अकाउंट सलमान खान के घर हुई फायरिंग की घटना से कुछ ही घंटे पहले बनाया गया था। तकनीकी जांच में पाया गया कि ये फेसबुक पेज का सीधा कनेक्शन या कहें कि उसका लोकेशन विदेशों में पाया गया है। वहीं फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को जब पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उन्होंने भी लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का नाम लिया। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी सागर पाल और विक्की गुप्ता ने खुलासा किया कि शूटआउट का ये काम सलमान खान को मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए सौंपा गया था। आरोपियों ने बताया कि उन्हें इस काम के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी मिली थी और अनमोल बिश्नोई लगातार उनके संपर्क में था। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की परत दर परत जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के यूपी के अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी ताल ठोक सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही अमेठी का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 27 अप्रैल को अमेठी जा सकते हैं। 27 अप्रैल को अमेठी में राहुल की एक जनसभा भी संभावित है और 28 या 29 अप्रैल को राहुल
लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी सीट से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने और उनको जीत दिलाने के लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोकेंगे या नहीं, इस पर अभी भी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डायबिटीज के इलाज को लेकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन और एलजी पर केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डायबिटीज होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं हमारे पास जब डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत इन्हें है ही नहीं। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर तिहाड़ जेल में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश करने का भी आरोप लगाया। चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन किया। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और हाथों में इंसुलिन और पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी करते नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन पर सियासी बवाल के बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को केजरीवाल की डाइट रिपोर्ट सौंप दी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की हेल्थ को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सौंपी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के आरोपों को न सिर्फ गलत बताया है, बल्कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन उनकी गिरफ्तारी के कई महीने पहले से बंद थी। अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के निजी क्लिनिक से अपना इलाज करवा रहे थे और तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर उन्हें इंसुलिन देना बंद किया गया था। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हुए मेडिकल के दौरान भी केजरीवाल को इंसुलिन की दवा नहीं लेने की सलाह दी गई थी। जेल प्रशासन की रिपोर्ट में बताया गया कि केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। जेल के डॉक्टर केजरीवाल के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और दिल्ली एम्स से केजरीवाल का डाइट चार्ट मंगाया गया है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के दौरान भी कोर्ट से इंसुलिन की मांग नहीं की थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनके यहाँ पे एक डायबिटीज नापने का मीटर लगा हुआ है, 24 घंटे डायबिटीज नापी जाती है उनकी। तिहाड़ जेल की जो डायबिटीज की रिपोर्ट है उसमें कलाकारी की गई है। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने बनाया अवसरवादी इंडिया अलायंस। बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, लालू और कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सिलचर में किया रोड शो, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका, आरजेडी में शामिल हुए सांसद महबूब अली कैसर, तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। इंडिया गठबंधन पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, कहा गठबंधन का कोई स्वरूप ही नहीं, 2019 में हारे थे, अब भी हारेंगे। मुर्शिदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, ममता सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा संदेश खाली की घटना से पूरी मानवता शर्मसार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अमरोहा में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी को घेरा, बोली मोदी सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं रखा। गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस को झटका, सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द। आज भगवान महावीर की जयंती, पीएम मोदी ने महावीर निर्वाण महोत्सव का किया उद्घाटन, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ समारोह। महावीर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्का किया जारी, जयंती के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। 8 साल बाद सामने आई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की नई तस्वीर, पूरी तरह स्वस्थ है छोटा राजन, कोविड के वक्त मौत की उड़ी थी अफवाह। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने किया आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, 8 आईईडी, गोला बारूद और AK-47 की मैगजीन बरामद। बिहार के कटिहार में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 52,48,000 कैश बरामद, अवध असम एक्सप्रेस में की थी छापेमारी। राजस्थान के झालावाड़ में वैन और ट्रक की भीषण टक्कर, 9 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर, शादी समारोह से लौट रहे थे लोग।
राजस्थान के पाली में कार में अचानक लगी आग, 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। तेल अवीव में इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग, परिजनों ने की रैली, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च, 2 सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में भेजा। चीन में भारी बारिश से आई बाढ़, यातायात बाधित, लोगों की बड़ी परेशानी। पेरू में पृथ्वी दिवस से पहले कार्यक्रमों का आयोजन, लीमा से 500 से ज्यादा लगाए गए पेड़। बुल्गारिया में तुर्की बॉर्डर के पास कस्टम अधिकारियों को मिली सफलता, 403 किलो हेरोइन जब्त की, ईरान से पश्चिमी यूरोप जा रहा था ट्रक। सलमान खान ने किया आयुष शर्मा की फिल्म रुसलान को प्रमोट, फैंस से की खास अपील, बोले उनकी फिल्म थिएटर्स में जाकर देखें। पटना शुक्ला की टीम ने मनाया फिल्म की सफलता का जश्न, रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर शेयर की पार्टी की तस्वीरें। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने मनाई शादी की 17वीं सालगिरह, सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। पत्नी और बच्चों के साथ अयोध्या पहुंचे अभिनेता रितेश देशमुख, राम मंदिर में रामलला के किए दर्शन। सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई दिव्यांका त्रिपाठी, फैंस के साथ शेयर किया वीडियो, दुआओं के लिए जताया आभार। युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने रांची पहुंचे सचिन तेंदुलकर, छोटी बच्चियों के साथ मैदान में खेला फुटबॉल। सनराइजर्स हैदराबाद ने T20 क्रिकेट में रचा नया इतिहास, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किया अपने नाम। ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे स्थान पर पहुंचे ट्रेविस हेड, विराट कोहली पहले स्थान पर बरकरार। मोहम्मद रिजवान ने तोड़ा कोहली बाबर का रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में पूरे किए 3000 रन। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को मिली बड़ी सफलता, पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने एक बार फिर आतंक के पैरोकार मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। दरअसल पाकिस्तान की संसद से सांसदों और पत्रकारों के जूते चोरी हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सांसद, पत्रकार और संसद का स्टाफ परिसर में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए गया था, लेकिन जब लोग मस्जिद से बाहर आए तो उनके जूते चोरी हो चुके थे। चोर 20 जोड़ी जूते अपने साथ ले गए, जिसके बाद पाकिस्तान के सांसदों, पत्रकारों और संसद के स्टाफ को नंगे पैर संसद लौटना पड़ा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस चोरी के पीछे भिखारी माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, जबकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। स्पीकर के आदेश के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी और सीनियर पुलिस अफसर मामले की जांच करेंगे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के सांसदों के जूते चप्पल कैसे चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि नमाज के वक्त संसद में मौजूद सुरक्षा अधिकारी अपनी पोजीशन पर तैनात नहीं थे, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की जनता भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान है, लिहाजा वो चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रही। चीन की चापलूसी में भारत से दुश्मनी लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को उनके ही देश के लोग सबक सिखाने वाले हैं। दरअसल मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद की 93 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में भारत विरोधी मुइज्जू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि मुइज्जू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। इसके अलावा उनका भारत विरोधी रुख मालदीव की जनता को पसंद नहीं आया, जबकि भारतीय पर्यटकों की संख्या घटने की वजह से मालदीव की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मालदीव कर्ज में डूब चुका है और चीन भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे में मालदीव के चुनावी पंडित इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि संसदीय चुनाव में वहां की मुख्य विपक्षी और भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। अब सवाल यह है कि 5 महीने पहले ही राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मुइज्जू को अगर संसदीय चुनावों में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो इससे उनका क्या नुकसान होगा, क्योंकि हार के बावजूद वो देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। जानकारों की माने तो अगर मोहम्मद मुइज्जू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस संसदीय चुनाव हारती है तो कार्यकारी शक्ति की प्रभावी विधायी निगरानी विपक्षी दल के हाथों में चली जाएगी। मालदीव के संविधान के तहत संसद के सभी फैसलों और सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों को संसदीय बहुमत से पारित कराना होता है। लिहाजा संसद में बहुमत नहीं होने के कारण मुइज्जू को नए कानून बनाने में दिक्कतें पेश आएंगी। यही नहीं, वो चाहकर भी संसद से भारत विरोधी कोई भी प्रस्ताव पास नहीं करा पाएंगे। साथ ही भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग ला सकती है।
मालदीव में महाभियोग के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए कम से कम 1/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। अगर एमडीपी ये आंकड़ा जुटा लेती है तो भारत विरोधी मोहम्मद मुइज़्ज़ू को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। अमेरिकी साइंटिस्ट पर्सी स्पेंसर मैग्नेटॉन ने माइक्रोवेव का इजाद किया था और आज वही माइक्रोवेव हमारे किचन का जरूरी हिस्सा बन गया है। वैसे तो माइक्रोवेव में खाने पकाने और गर्म करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। अमेरिका की नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल घातक हो सकता है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर में खाना गर्म करने पर अरबों नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स और लाखों माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स निकल सकते हैं। ये प्लास्टिक कंटेनर किडनी के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। वहीं घटिया क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर में बीपीए यानी बिस्फेनॉल ए होता है। ये बीपीए माइक्रोवेव के खाने में मिक्स हो जाता है, जिससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर अगर किसी प्लास्टिक कंटेनर पर माइक्रोवेव सेफ या माइक्रोवेव फ्रेंडली का लेवल लगा है तो भी माइक्रोवेव में उसका इस्तेमाल ना करें। किसी भी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए एल्युमिनियम या माइक्रोवेव प्रूफ कांच के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार करेंगे और उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच ये बातें साल 2019 में एक बैठक के दौरान हुई थी। उद्धव ठाकरे के इस दावे के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक झूठ छिपाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी हे थोडे भ्रमिष्ट झाले आहेत। आज ते असं म्हणाले की देवेंद्र फडणवीसांनी मला सांगितलं होतं की आदित्य ठाकरेला मी मुख्यमंत्री करेन आणि मी दिल्लीमध्ये जाईन। आता यांना खुर्ची गेल्यानंतर काही समजत नाहीये आणि त्यामुळे एक खोटं लपवायला दुसरं खोटं बोलतात। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग के नोटिस पर भी ऐतराज जताया और कैंपेन सॉन्ग से जय भवानी शब्द हटाने से इनकार कर दिया। उद्धव ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग राम के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रचार के दौरान बजरंगबली, राम मंदिर और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग खामोश है। हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे। और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूँ कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंगबली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी के कैंपेन सॉन्ग में भवानी शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी और कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने के लिए पार्टी को नोटिस भेजा था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कैंपेन सॉन्ग से जय भवानी शब्द हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग हम पर कार्रवाई करता है तो उसे बीजेपी पर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के पर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। दिल्ली में हिंदू नववर्ष महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति है और इस विरासत को आगे बढ़ना चाहिए। वहीं यूसीसी पर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी देश की जरूरत है और बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा किया गया है। ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। हमारी विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए और हिंदू नववर्ष, हिंदू संवत्सर हमारे लिए हर प्रकार से कहीं चैत्र प्रतिपदा के रूप में, कहीं नव संवत्सर के रूप में, कहीं पर जो है गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत आज शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ है। यूसीसी देश की आवश्यकता है और उत्तराखंड में ये विधेयक बन चुका है
और हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने की बात की गई है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को आतंकियों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुंछ से आतंकियों की मदद करने वाले एक टीचर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम कमरुद्दीन बताया जा रहा है, जो पुंछ के एक स्कूल में हेडमास्टर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की 39वीं बटालियन ने इलाके में सर्च अभियान चलाकर आरोपी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों को आरोपी के पास से पाकिस्तानी पिस्तौल और 2 ग्रेनेड भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से ही हेडमास्टर पर शक था। करीब 2 महीने से जम्मू कश्मीर पुलिस हेडमास्टर की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। पुलिस को शक है कि पकड़ा गया आतंकी कमरुद्दीन पिछले दिनों राजौरी और पुंछ में हुई आतंकी घटनाओं में शामिल हो सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन माहौल बिगाड़ने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। फिलहाल कमरुद्दीन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी कमरुद्दीन किसके कहने पर आतंकियों की मदद कर रहा था।